हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और सुबह के 9 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कविता जी, रेनू जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को? चलिए ठीक है, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि इस समय हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो सारी बात इन्वायरमेंट की करेंगे। ठीक है, पहले इन्वायरमेंट पर ज्योग्राफी करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे, फिर वर्ल्ड करेंगे और फिर इंडिया की करेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों ने एयर की बात करी थी। ठीक है ना, एयर की। आज का टॉपिक उसी एयर पे है। ठीक है ना, उसी एयर में थोड़ा सा अगर मूवमेंट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है ना, गैसों के मिश्रण को एयर बोलते हैं, वायु या वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर उसी एयर में थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए, चलन हो जाए, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? विंड, यानी कि पवन। ठीक है ना, पवन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम है ग्लोबल विंड्स सर्कुलेशन। इसे कहते हैं वैश्विक पवन परिसंचरण। वैश्विक पवन परिसंचरण। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिए, वैश्विक पवन परिसंचरण, ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। इसे कहा जाता है वैश्विक पवन परिसंचरण। ठीक है ना, तो विंड होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, तो देखो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण को, है ना, क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एयर, वायु या वायुमंडल। तो गैसों के मिश्रण को, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमने क्या बोला था? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिश्रण को क्या बोला था हमने? एयर बोला था, वायु बोला था। ठीक है ना, अब इसी वायु में अगर थोड़ी सी मूवमेंट, चलन हो जाए, ठीक है ना, मूवमेंट हो जाए,
तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विंड, यानी कि पवन। क्या बोल देते हैं, पवन, चलती हुई वायु को, ठीक है ना, चलती हुई वायु को हम क्या बोल देते हैं, अगर इसी में मूवमेंट हो जाए तो पवन बोल देते हैं। और अगर इसी पवन में बहुत तेजी से चलन हो जाए ना, वेरी फास्ट मूविंग विंड, वेरी फास्ट मूविंग विंड, बहुत तेजी से चलती हुई पवन को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लोन, यानी कि चक्रवात, ठीक है। क्या बोल देते हैं, चक्रवात बोल देते हैं, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, ठीक है। चलो, तो आज हमें विंड सिस्टम पढ़ना है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वैश्विक पवन परिसंचरण के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा ये ध्यान रखेगा कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। तो winds always blow from high air pressure to low air pressure, high air pressure to low air pressure, ठीक है ना, high air pressure to low air pressure, to low air pressure, ठीक है ना। तो पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है ना। अब ये उच्च वायुदाब क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पवन की दिशा क्या रहती है, तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखेगा, हाई टेम्परेचर प्लेसेस जनरली हैव लो एयर प्रेशर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर प्लेसेस जनरली हैव लो एयर प्रेशर, जनरली हैव लो एयर प्रेशर, ठीक है ना। तो उच्च तापमान वाले स्थानों का पर निम्न वायु दाब होता है, ठीक है ना। तो निम्न वायु दाब कहाँ होता है, तो ज्यादातर जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है जिस स्थान का, ठीक है ना। तो जिस स्थान का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां वायु दाब कैसा होता है, निम्न वायु दाब होता है, ठीक है। निम्न वायु दाब बनता है, कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जिन स्थानों का टेम्परेचर ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वहां पर कैसा वायु दाब बनता है, लो एयर प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब बनता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हाई प्रेशर कहां बनेगा और लो प्रेशर कहां बनेगा, ठीक है ना। हाई कहां बनेगा और लो कहां बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी हम, ठीक है। देखो मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या पृथ्वी है, यहाँ कहीं सूर्य देवता भाई साहब चमक रहे हैं। अब यहाँ पड़ रही है सूर्य देवता की किरण, क्या बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो सीधी पड़ रही है, तो यहाँ का जो सरफेस है, धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है, सरफेस है, ये क्या होगा, ये हॉट होगा, क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो ये आसपास की गैसेस को भी क्या करेगा, यहाँ गैसें होंगी इनको गर्म करेगा, ठीक है ना। और जब गैसें गर्म होती हैं तो वो क्या करती है, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, ठीक है ना, उनमें विस्तार होता है। तो जब गैसें गर्म होती है तो क्या होती है, उनमें विस्तार होता है, वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती है और ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाती है वो गैसेस। तो जब गैसों में क्या होता है, सूर्य की यहाँ सीधी किरण पड़ रही है इस जगह पर, देखिए बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। तो ये सरफेस गर्म होगा, जब सरफेस गर्म होगा तो आसपास की वायु भी गर्म होगी, और जब वायु गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, और वो कहां जाएगी, वो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना, ऊपर की ओर जाएगी। अब मान लीजिए 10 किलो वायु थी तो मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोग्राम वायु थी, और मान लीजिए 5 किलोग्राम गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो अब यहाँ पे वायु का दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई। अगर आप कार के टायर में से 10 किलो हवा में से 5 किलो हवा निकाल दोगे तो टायर में हवा का प्रेशर कम हो जाएगा ना, और वो दब जाएगा, कहते हैं ना
हवा का प्रेशर कम है टायर में, तो ऐसे ही यहाँ पर कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो एयर प्रेशर बन जाएगा, निम्न वायु दाब बनाएगा। तो गर्म स्थानों पर इस तरह से निम्न वायु दाब बनता है क्योंकि गैसेस गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है सरफेस से, जिस वजह से वहां पे गैस कम हो जाती है, ठीक है ना, और वायु दाब कैसा बढ़ जाता है, निम्न बढ़ जाता है। वहीं अगर मैं इस तरफ बात करूं, ये यहाँ पे कैसी किरण पड़ रही है, तिरछी किरण पड़ रही है, तो धरातल को ज्यादा गर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे धरातल कैसा होगा, कोल्ड, यानी कि ठंडा धरातल होगा। और जब धरातल ठंडा होगा तो गैसेस भी क्या होंगी, आसपास की ठंडी होगी, और जब गैसेस ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है, तो वो कंप्रेस होने की कोशिश करती है, क्या करती है, कंप्रेस। गर्म होगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन जब ठंडी होगी तो क्या होंगी, उनमें कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेंगी, और इतने सारे एरिया की गैसेस इतने से क्षेत्र में इकट्ठी हो जाएंगी, तो कैसा वायु दाब बनेगा, तो हाई प्रेशर, कैसा बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर, क्योंकि इतने बड़े जो क्षेत्र में थी वो इतने से क्षेत्र में आ गई कंप्रेस होके, तो वायु का दाब कैसा, तो हाई एयर प्रेशर। अब वायु कहां से कहां चलेगी, तो इस हाई प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलनी स्टार्ट कर देगी, लो एयर प्रेशर की तरफ चलनी स्टार्ट कर देगी। अब पहली बात है कि हवा चलती ही क्यों है, हवा अगर हाई एयर प्रेशर पे बनी तो यहां रुकी क्यों नहीं रही, लो एयर प्रेशर पे बनी तो यहां रुकी क्यों नहीं रही, पवन चली क्यों, मेन तो मुद्दा ये है। क्या कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, जिससे आप बता सको कि हाँ, कि हवा है हमारे पास एक प्रूफ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं अपनी। तो सभी के घर में डिओड्रेंट होंगे, है ना, तो डिओड्रेंट में क्या किया जाता है, गैस भरी जाती है, वैसे अब तो बिना गैस वाला भी आ चुका है, आपने सुना होगा फॉग, है ना, लेकिन गैसेस वाले जो आते हैं तो उसमें जबरदस्ती गैस भरी जाती है अंदर, और जब आप दबाते हैं तो गैस भी निकलती है, परफ्यूम के साथ साथ, लिक्विड के साथ साथ गैस भी निकलती है। ऐसे ही जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी, आपके घरों में सिलेंडर, अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, और बाहर क्या है, सरफेस में लो प्रेशर है, तो अंदर से वायु कहां जाती है, बाहर आती है, ठीक है ना, बाहर आती है, समझ रहे हैं बात को, क्यों, और उसके ऊपर एक पिन लगा रखी होती है जिससे वो बंद रहती है, और जैसे उस पिन को हल्का सा भी दबाते हैं तो एकदम से प्रेशर से गैस क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसी कोई पिन लगा के ऐसा कर सकते हो कि सरफेस की हवा उसके अंदर चली जाए, नहीं जा सकती, आपको जबरदस्ती उसको इंसर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना। टायर के अंदर भी आप क्या करते हैं, टायर के अंदर भी आप जबरदस्ती हवा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब आप दबाते हैं उसके पिन को तो वहां से भी गैस बाहर की तरफ निकलती है, तो हाई प्रेशर से कहां गई, लो प्रेशर की तरफ गई, है ना, लो प्रेशर की तरफ गई ना भाई। तो इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए आप लोगों को, ठीक है। तो पवन कहां से कहां चलती है, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, ठीक है ना। अब मान लो आप यहां कहीं खड़े होंगे रास्ते में भाई साहब, तो आपको पता लगेगा कि इस तरफ से हवा आ रही है, इस तरफ से हवा आ रही है, इसका मतलब जिस दिशा से हवा आ रही है उस तरफ कैसा प्रेशर बना हुआ होगा, हाई एयर प्रेशर, और जिस तरफ जा रही है तो उस तरफ कैसा बना हुआ होगा, लो एयर प्रेशर। समझे बात को, जल्दी से बताओ यहां तक। तो कैसे गर्म स्थान वालों पे लो एयर प्रेशर बना और कोल्ड स्थान वालों पे हाई एयर प्रेशर बना। ठीक है, तो ये तो था एयर प्रेशर का खेल। धरातल के पास जो होती है, धरातल के आसपास वायु की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे तो हवा का दाब भी कम होता रहेगा, कल बताया भी था, है ना। हर 300 मीटर की हाइट बढ़ने पर कितना, 34 पास्कल प्रेशर में भी कमी आती है, वायु दाब में भी कमी आती है, 34 पास्कल तक प्रेशर बढ़ जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है ना। 300 मीटर की हाइट बढ़ने पर कितना, 34 पास्कल प्रेशर में कमी आती है, वायु दाब में कमी आती है, ठीक है। जैसे 165 मीटर की हाइट बढ़ने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ रही थी, ऐसे ही क्या होता है कि 300 मीटर की हाइट बढ़ने पर 34 पास्कल प्रेशर में कमी आती है, वायु दाब में कमी आती है। इसीलिए ऊंचे स्थानों पर जाकर के, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों पर जाकर के आपको गैसेस को खींचना पड़ता है अपनी तरफ, ठीक है। तो गैसेस को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। अब देखो, हाई एयर प्रेशर से जो लो एयर प्रेशर की तरफ गैस चलती है ना, वो सीधी नहीं चलती, वो मुड़ के चलती है थोड़ी सी, ठीक है ना। वो क्या चलती है, वो मुड़ के चलती है। तो
कौन सा बल है जो उस विंड पर चलता है, तो उस बल का नाम है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल के बारे में, कोरियोलिस बल। हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स या इसे फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे क्या कहा जाता है, फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम। तो इसे कोरियोलिस फोर्स या फिर फेरेल्स लॉ, फेरेल्स के नियम के नाम से जानते हैं आप लोग। अब कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, तो याद रखिएगा, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड डायरेक्शन, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड डायरेक्शन, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड डायरेक्शन। तो यह पवन दिशा को विक्षेपित करता है, यह पवन दिशा को विक्षेपित यानी कि मोड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है, पवन की दिशा को विक्षेपित करता है, ठीक है। तो ये पवन की दिशा को क्या करता है, तो विक्षेपित करता है यानी कि मोड़ता है उसको, ठीक है। तो पवन की दिशा को विक्षेपित यानी ये मोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो पवन की दिशा को ये विक्षेपित यानी कि मोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। पवन की दिशा को विक्षेपित करता है, मोड़ता है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, ये बल कैसे उत्पन्न होता है, तो यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन। तो ये बल पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न होता है, घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। पृथ्वी लगातार क्या कर रही है हमारी, अपने अक्ष पर घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, एक तो परिक्रमा कर रही है, इसको बोलते हैं क्या, परिक्रमा। किसके चारों तरफ कर रही है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रही है। और दूसरा अपने ही अक्ष पर घूम रही है, अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूमने का भी काम कर रही है ना। तो ये फोर्स कैसे होता है, तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण, रोटेशन के कारण, एक रिवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं परिक्रमण, ये होता है परिक्रमा करना, और ये होता है रोटेशन, इसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक है ना, इस चीज को। तो ये बल दरअसल कोरियोलिस जो है ना, कोरियोलिस या फेरेल, ये साइंटिस्ट के नाम है, किसके नाम है, साइंटिस्ट के नाम है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हवा जो है ना वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक सीधी नहीं जाती, बल्कि उस पर एक फोर्स लगता है और उसकी वजह से पवन की दिशा क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है, ठीक है ना, मुड़ करके चलती है, पवन की दिशा मुड़ करके चलती है। तो इन्होंने एक जगह नहीं, ऐसा बहुत जगह ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने सिद्धांत दिया, और उसके बाद जब इस सिद्धांत को इन्होंने साबित किया तो इसको मान भी लिया गया, ठीक है ना। तो कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, कोरियोलिस साइंटिस्ट का नाम था जिसने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है हवा की दिशा बदल जाती है, हवा की दिशा को मोड़ देता है वो, ठीक है। तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर हवा सीधी नहीं चलती है बल्कि मुड़ करके चलती है, और अभी मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन हमेशा मुड़कर चलती है। और कौन सा फोर्स लगता है, क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि किस फोर्स के कारण, किस बल के कारण जो है पवन की दिशा जो है वो मुड़ करके चलती है। वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर डिफ्लेक्ट होकर के मुड़ करके चलती है, तो किस फोर्स के कारण, तो कोरियोलिस फोर्स। या अगर नियम पूछा जाए तो कौन सा नियम, फेरेल का नियम, है दोनों साइंटिस्ट के नाम। दरअसल ये सिद्धांत तो कोरियोलिस ने दिया था, लेकिन कोरियोलिस का सपोर्ट किया था फेरेल साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। फेरेल ने कोरियोलिस का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, इसीलिए इसे कोरियोलिस बल या फेरेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं तो कोरियोलिस बल काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए जरा भाई, ये है हमारी क्या, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, समझ रहे हो बात को। अब मान लो कहीं बीच में बना हुआ है हाई प्रेशर, मान लो बीच में कहीं धूप नहीं, कहीं धूप नहीं है, यहां पर भी मैं मान लेता हूं बीच में कहीं धूप नहीं है। अब धूप नहीं है तो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, और ठंडा हो जाएगा तो कैसा एयर प्रेशर, तो हाई एयर प्रेशर। और मान लो इसके चारों तरफ कहीं धूप खिली और बीच में क्या है, बीच में धूप नहीं है, ठीक है, लो प्रेशर, लो प्रेशर और लो प्रेशर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि हवा कहां से कहां चलती है भाई? हवा तो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर चलती है। कहां चलती है? हाई टू लो, 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 हाई टू लो। इस डायरेक्शन में हवा जानी चाहिए। ठीक है, हवा चलती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये हवा जो है ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये हवा सीधी जानी थी लेकिन ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, सीधी जानी थी लेकिन ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। सीधी जानी थी लेकिन दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। सीधी जानी थी लेकिन दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है ना, ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ के चलती है। ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ के चलती है। तो हाई से लो की तरफ जानी थी लेकिन सीधी नहीं गई, मुड़ करके चली। ठीक है ना, मुड़ करके चली। ठीक है, मुड़ करके चली। और ऐसा क्यों हुआ? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण देखो, एक झूला होता है, मेले वगैरह में कभी गए होंगे, मैरी गो राउंड जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी लोग गोल गोल झूला होता है, उसमें सारी लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे गोल में। अब मान लीजिए आप गोल 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 घूम रहे हो उस झूले में, गोल 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 क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं उस झूले में। और मान लीजिए आपके हाथ में एक गोल है, आपने अपने सामने वाले के ऊपर पास करी वो, लेकिन जितनी देर में आपसे सामने वाले तक वो बॉल पहुंची, जितने समय में, उतने समय में सामने वाला इधर खिसक गया और वो बॉल किसी और के पास पहुंच गई जो उसके साइड में बैठा था। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, हुआ क्या इस फोर्स के कारण कि हवा तो सीधी जा रही थी, लेकिन हुआ यह कि पृथ्वी थोड़ी सी आगे निकल गई, जिस वजह से विंड जहां जा रही थी वहां ना पहुंच करके कहीं और पहुंच गई। तो हमने कह दिया पवन क्या हो गई? मुड़ गई। तो यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो कोरियोलिस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है ना, और कोरियोलिस का सपोर्ट किया था किसने? फेराडे। ठीक है, फेराडे ने किया था। ठीक है, तो अब बताओ इतनी बात समझ में आई? कोरियोलिस फोर्स क्या है भाई? कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया तो बताओ। चलो अब एक क्वेश्चन आप बताओगे। ये पृथ्वी, ठीक है, और ये पृथ्वी का है अक्ष। ठीक है ना, और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह घूम रही है पृथ्वी, इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, और ये ध्रुव है, पोल है ये। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ध्रुव पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो मुझे बताओ कोरियोलिस जो फोर्स है उसका प्रभाव यहां होगा मैक्सिमम या यहां होगा? 90 डिग्री पे होगा, ध्रुव पे होगा, या यहां होगा? मिनिमम कहां होगा? बताओ जरा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ यहां पे और एक व्यक्ति खड़ा हुआ यहां पे। ठीक है ना, ये जहां खड़ा हुआ, इसके नीचे भी यहां खड़ा हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ यहां पे, इसके ऊपर। इसको कोरियोलिस फोर्स का मैक्सिमम कहां होगा? यहां पे होगा, या एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है इस जगह पे, ये यहां पे होगा? कोरियोलिस बल का प्रभाव कहां मैक्सिमम होगा, कहां मिनिमम होगा? इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? पोल्स पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? क्वेश्चन है आपके। बताओ। तो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम नियर पोल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम नियर पोल्स। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होगा। ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होगा, ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, और विषुवत वृत्त के पास या भूमध्य रेखा के पास सबसे कम होगा। ठीक है ना, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के पास सबसे कम होगा, सबसे
कम होगा, ठीक है ना। तो विषुववृत्त के पास सबसे कम होगा, ठीक है ना। और यही वो फोर्स है जिसके कारण क्या होते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं। अगर ये फोर्स ना होता तो साइक्लोन्स भी ना बनते। इसी बल के कारण साइक्लोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, साइक्लोन्स, है ना। मैंने अभी आपको बताया, एक पवन ऐसे मुड़ गई, ठीक है, एक पवन ऐसे मुड़ गई, एक पवन ऐसे मुड़ गई, एक पवन ऐसे मुड़ गई। तो देख रहे हैं हवाओं में क्या होगी, चक्रीय गति स्टार्ट होगी। क्या होगी, चक्रीय गति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो साइक्लोन्स भी अगर ये बल ना होता तो ना बनते, ठीक है ना। तो चक्रवातों का निर्माण भी इसी बल के कारण होता है। तो चक्रीय गति भी बनती है इसकी वजह से, ठीक है। कई बार, हर बार तो नहीं बनती, लेकिन कई बार बन जाती है, ठीक है। वो कैसे बनती है तो वो भी समझा देता हूं मैं आपको, चक्रवात कैसे बनता है थोड़ा सा, बस चक्रवातों में अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन चलो यहां भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ चक्रवात बनता कैसे। अब मान लो चारों तरफ जो है ना बढ़िया करके जो है क्या हो रखा है, हाई प्रेशर बना हुआ है, और धूप नहीं है, और कहीं बीच में धूप खिलखिला रही है, लो प्रेशर बना हुआ है कहीं बीच में, और इसके चारों तरफ यहाँ पर चारों तरफ हाई प्रेशर, बीच में कहीं धूप खिल रही है बढ़िया सी अच्छी सी। तो जहां धूप खिल रही है अच्छी सी, वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और जहां पे भाई साहब धूप नहीं है, बादल है, बीच में कहीं धूप है और उसके चारों तरफ बादल है, घने बादल। तो चारों तरफ जहां बादल होंगे वहां कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। और जहां धूप निकल रही है वहां कैसा प्रेशर, तो लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर। अब हवाएं कहां से कहां की तरफ जाएंगी भाई, ये तो आपको मालूम ही है। हवा चलती है हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। लेकिन 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 ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, ये हवाएं मुड़ जाएंगी, ये हवाएं क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी यहां से, ठीक है ना। जानी तो सीधी थी लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां से ये वायु क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। यहां से ये वायु क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां से ये वायु क्या होगी, तो मुड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां से वायु आएगी, इसको दबा देगी, यहां से वायु आएगी, इसको कंप्रेस कर देगी, यहां से वायु आएगी, इसको कंप्रेस कर देगी, इसको कंप्रेस कर देगी, यहां से वायु आएगी, इसको कंप्रेस कर देगी। चारों तरफ है ना मैंने कहा, और सारी तरफ वायु कहां आ रही, लो प्रेशर की तरफ, चारों तरफ हाई प्रेशर है। यहां से वायु आएगी, इस वायु को कंप्रेस कर देगी, यहां से वायु आएगी, इस वायु को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। और क्या बन जाएगी हवाओं में, देख रहे हो भाई, अब एक चक्रीय गति शुरू हो चुकी है हवाओं में, एक चक्रीय गति, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में एक चक्रीय गति जो है हवाओं के बीच में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। हवाओं के बीच में स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरह से क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। क्या बनता है, चक्रवात बनता है, इस तरह से चक्रवात, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बना, एक चक्रवात बन गया, एक साइक्लोन बन गया, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है तो वो अंदर की तरफ आना चाहेगी या बाहर की तरफ जाना चाहेगी, ये बताओ। हाँ, कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो वो अंदर की तरफ आना चाहेगी या बाहर की तरफ जाना चाहेगी, ये बताओ मुझे। फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर, जल्दी से बताऊंगी। कोई भी चीज अगर वो गोल गोल घूम रही है, उसमें चक्रीय गति हो रही है, तो वो अंदर की तरफ आना चाहेगी या बाहर की तरफ जाना चाहेगी। रेणु बहाल जी कह रही हैं बाहर की तरफ, आउटसाइड आउटसाइड बाहर, बिल्कुल बाहर की तरफ। भाई एक पत्थर को रस्सी से बांध दो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ जोर जोर से, अब बताओ वो मुझे अंदर की तरफ जाना चाहेगा या बाहर की तरफ जाना चाहेगा। घुमाओ उसको और छोड़ दो उसको एक बार में। एक धागे से एक पत्थर को बांधो आज ही, जिनको लग रहा हो अंदर की तरफ जा रही है, उसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, उसको गोल गोल घुमाओ, और फिर बताओ मुझे अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हवाएं लो प्रेशर की तरफ नहीं आएगी, ये बाहर की तरफ जाएंगी कहीं और टकराएंगी कहीं जाकर के, ठीक है ना। समझ गए बात को। तो ये हवाएं अब क्या होगा, बाहर की तरफ जाएंगी। कई बार तो धरातल से ऊपर की तरफ उठ जाती हैं ये, अगर बाहर नहीं जा पाती ना, तो गोल गोल चक्रीय गतियों की हवा में धरातल से ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर, क्षोभ मंडल की तरफ इनका रुख हो जाता है इन हवाओं का, ठीक है भाई। तो इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये तो होगी कोरियोलिस फोर्स की बात। साइक्लोन कैसे बना, बाकी साइक्लोन में पढ़ेंगे और अच्छे से, किस किस तरह के साइक्लोन होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे कैसे साइक्लोन, सब पढ़ेंगे, सब सब पढ़ेंगे। चलो, अब बात आती है विंड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रकार की पवन चलती है, तो 3 टाइप ऑफ विंड्स, ठीक है ना। 3 टाइप ऑफ
विंड्स ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। इस पृथ्वी के धरातल पर तीन प्रकार की पवनें चलती है, ठीक है ना। इस पृथ्वी के धरातल पर तीन प्रकार की पवनें चलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स, परमानेंट या फिर प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है ना। तो स्थाई या स्थाई पवनें, स्थाई या ग्रहीय पवनें, स्थाई या ग्रहीय पवनें, ठीक है ना। दूसरे तरफ नंबर पे आती है लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो होती है, इनको बोलते हैं स्थानीय पवनें, जो पर्टिकुलर किसी स्थान से संबंध होती है। जैसे आपने पढ़ी होगी चीनूक, है ना, नॉर्वेस्टर, ठीक है ना, चीनूक पढ़ी होगी, नॉर्वेस्टर पढ़ी होगी, ठीक है ना, सांता आना पढ़ी होगी, ऐसी बहुत सारी है ना। डॉक्टर 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 क्या नाम था, डॉक्टर विंड है, डॉक्टर विंड भी सुनी होगी आपने, ब्रिक फिल्डर सुनी होगी आपने, ठीक है ना। ऐसे ब्लिजार्ड सुनी होगी, फॉन सुनी होगी, ऐसे बहुत सारी पवनें हैं जो पर्टिकुलर किसी स्थान पर चलती है, स्थानीय पवनें, उन्हें कहते हैं लोकल विंड्स। और तीसरी आती है मॉनसून विंड्स, ठीक है ना, मॉनसून विंड्स। तो तीन प्रकार की पवनें इस धरातल पर चलती है। मैं इस टॉपिक में आपको दो पवनें पढ़ाऊंगा, और मॉनसूनी विंड्स में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी भारत पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि भारत की जलवायु या जो साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहां पर उन देशों की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, तो वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस टॉपिक में मैं दो विंड्स कवर करूंगा, बाकी आप कहोगे तो यहाँ भी कवर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर इंडिया पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक तरफ से इन्वायरमेंट खत्म करता हूँ पहले आपका, उसके बाद फिजिकल खत्म करूंगा, भौतिक भूगोल, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह सारी चीजें, ठीक है, नदियां वगैरह, फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड करेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में इंडिया को पकड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो इन्वायरमेंट से आ रहे हैं या फिजिकल से आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना। तो परमानेंट विंड सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है, और कुछ होती है डेली विंड्स भी होती है इसमें, ठीक है ना, डेली विंड्स भी होती है कुछ, एक और होती है, पर नाम नहीं इसका, कोई नंबरिंग काउंट नहीं करेंगे, डेली विंड्स इन्हीं में आ जाएंगे, डेली विंड्स। जैसे कि जो अपने बीच वाले एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे बीच वगैरह होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, जहाँ स्थल और सागर का मिलन होता है, बीच वाले एरिया पर, वहां पे दिन के समय जो है वो कैसी समीर चलती है, तो दिन के समय तो स्थल समीर चलती है, और रात के समय सागर समीर चलती है, तो वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे इसके बारे में हुआ। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है कौन सी, परमानेंट विंड्स, ठीक है ना, स्थायी पवनें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स की, ठीक है ना। तो परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स, तो स्थायी पवनें, स्थायी पवनें, ठीक है ना, स्थायी पवनें इसको बोलते हैं, स्थायी पवनें, ठीक है। तो स्थायी पवनें क्या सी पवनें होती है, तो याद रखिएगा, दीज विंड्स ब्लो होल ईयर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, दीज विंड्स ब्लो होल ईयर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हवाएं, ये पवनें, यह पवनें वर्ष भर समान दिशा में चलती है, वर्ष भर समान या एक ही दिशा में चलती है, समान दिशा में, तो यह पवनें वर्ष भर समान दिशा में चलती है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में चलती है। और याद रखिएगा, दीज आर ग्लोबल विंड्स, दीज आर ग्लोबल, दीज आर ग्लोबल। तो ये वैश्विक पवनें होती है, क्या होती है, वैश्विक पवनें होती है। वैश्विक का मतलब है पूरी दुनिया के चारों तरफ चलने, ठीक है ना, पूरी दुनिया के चारों तरफ चलती है, वैश्विक या भूमंडलीय भी कह सकते हो, वैश्विक या भूमंडलीय होती है, ठीक है, पूरे दुनिया के चारों तरफ चलने वाली। और टोटल तीन प्रकार की, 3 परमानेंट विंड्स होती हैं इस पृथ्वी पर, होती है टोटल 3 परमानेंट विंड्स, 3 परमानेंट विंड्स ऑन दिस अर्थ। तो इस पृथ्वी पर टोटल याद रखिएगा कुल 3 स्थायी पवनें चलती हैं, ठीक है ना, इस पृथ्वी पर कुल 3 स्थायी पवनें जो है वो चलती है, कुल 3 स्थायी पवनें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है ट्रेड विंड्स,
ट्रेड विंड्स, जिन्हें आप बोलते हो व्यापारिक पवनें, ठीक है ना, क्या बोलते हो, व्यापारिक पवनें। दूसरे नंबर पर आती है कौन सी, तो वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज इन्हें बोलते हैं पछुआ पवन। और तीसरे नंबर पे आती है पोलर विंड्स, यानी कि ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की क्या होती है, परमानेंट विंड होती है, ठीक है ना। तो अब हम इन तीनों पवनों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे परमानेंट एयर प्रेशर बेल्ट जो होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में, एयर प्रेशर बेल्ट। तो वायु दाब पेटी के बारे में, वायु दाब पेटी के बारे में पढ़ेंगे, किस अक्षांश पे कितना जो है दाब पड़ रहा है, ठीक है ना, वायु का कितना दाब पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो चलो जरा बात करते हैं इन विंड्स पर भी, ठीक है। चलो अब ये बनाते हैं, अब इसकी मैपिंग करते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, डिग्री, 60 डिग्री और 65 डिग्री, ठीक है। फटाफट से बना लीजिए इसको। डिग्री, चलिए भाई, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो देखो ये उत्तरी अक्षांश है, तो क्या मैं एन लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, यहाँ भी एन लिख देता हूँ। ये दक्षिणी अक्षांश है तो साउथ, 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 ठीक है, एस लिख दिया मैंने। 0 डिग्री कोई अक्षांश, मतलब कोई नॉर्थ नहीं होता, साउथ नहीं होता, क्योंकि ये तो इसका काम है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये 5 डिग्री साउथ का है और ये 5 डिग्री नॉर्थ का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक इस अक्षांश को, इस जोन को क्या बोला जाता है, तो इस जोन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बनता है यहां पर, यहां बनता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हिंदी में बोलेंगे विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाएगा, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है ना, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण पे जो प्रेशर बेल्ट बनती है, कैसी बनती है, विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है। देखो यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहां पर प्रेशर कैसा रहता है, लो प्रेशर, कैसा रहता है,
लो प्रेशर इस स्थान पर, भाई भूमध्य रेखा के आसपास तो सूर्य सबसे ज्यादा गर्म रहता है ये एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, कैसा एरिया बनता है, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं, यहाँ ठंडा बहुत होता है ध्रुवों पर, तो यहाँ कैसी बनी, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ कैसा होगा, तो हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर। और अगर यहाँ बात करूं तो कंपैरेटिवली दोनों के क्या होगा, लो प्रेशर, वैसे यहाँ भी हाई होता है लेकिन इनके कंपैरिजन में लो प्रेशर रहता है, ठीक है ना। ऐसे नीचे भी हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये कुछ बेल्ट्स हैं, सबसे पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं, इन बेल्टों के नाम, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ हाई प्रेशर कैसे बना, ठीक है ना। यहाँ हाई प्रेशर कैसे बना, क्योंकि यहाँ तो ठंड है, ध्रुवों पर बर्फ पड़ी रहती है साल भर, ठीक है ना। तो यहाँ कैसा है, ठंड है तो हाई प्रेशर ही बनेगा। सूर्य मैक्सिमम टाइम कहाँ रहता है, इक्वेटर पे रहता है, सूर्य यहीं का तो चक्कर लगाता है भाई, याद करो 21 मार्च, ठीक है ना। किस दिन होता है सूर्य यहाँ पर, किस दिन होता है पता है भाई, डोल्ड्रम बोलते हैं ना इसको, इस क्षेत्र को, किस दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर होता है। 21 मार्च को यहाँ पहुंचता है सूर्य, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और 23.5 डिग्री तक आता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा था किस दिन, तो 21 और 22 जून को कर्क रेखा पे होता है। 21 और 22 जून में कर्क रेखा के बाद फिर नीचे की तरफ आता है, फिर 23 सितंबर को यहाँ पहुंचता है और 23 सितंबर के बाद फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है 23.5 डिग्री मकर वृत्त पर, ठीक है ना। और यहाँ किस दिन होता है, 22 दिसंबर को पहुंचने वाला है, मतलब नहीं आज ही तो है यार, 22 दिसंबर है ना, पहुंच गया आज, आज पहुंच गए सूर्य देवता कहाँ पे, आज विश्वत वृत्त पर है सूर्य देवता, समझ रहे बात को। और आज ठंडा दिन होगा, आज जो है ना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में पूरे 24 घंटे के लिए चमकेगा। और जो ये वाला एरिया है ना, नॉर्वे स्वीडन वाला एरिया, 24 घंटे की रात होगी आज के दिन इस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ग्रीनलैंड वगैरह पर, नॉर्वे में, फिनलैंड वगैरह में। चलो वो कंसेप्ट बाद का है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर तो प्रेशर बेल्ट पढ़ दी है आपने। तो लो प्रेशर यहाँ क्यों बना, सबसे पहले तो दो ध्यान रखिए, यहाँ ठंड की वजह से हाई प्रेशर और यहाँ गर्मी की वजह से क्या, लो प्रेशर। क्योंकि सूर्य यहीं पर रिवॉल्व करता है, यहीं पर घूमता है इसी क्षेत्र में, तो यहाँ पर हमेशा कैसा रहता है, 23.5 से 23.5 डिग्री लो प्रेशर, ठीक है ना। तो लो प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर से हवाएं क्या होगा, गर्म होगी, ठीक है ना, गर्म होगी और हवाएं कहाँ उठेंगी, हवाएं उठेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लो प्रेशर से हवाएं क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी हवाएं, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और उसके बाद मुड़ जाएंगी, मुड़ जाएंगी और कुछ गिरेंगी यहाँ करके, ठीक है ना, कुछ गिरेंगी यहाँ करके और कुछ गिरेंगी यहाँ करके, इनमें से, ठीक है। लगातार एक पवन के बाद दूसरी पवन आई जा रही है, गिरी जा रही है, तो लगातार यहां से पवनें उठ रही हैं गर्मी के कारण, ठीक है ना, गर्मी होने के कारण। तो यहाँ कैसा बन गया, लो प्रेशर बेल्ट एरिया, कैसा बन गया, लो प्रेशर। और 30 डिग्री सॉरी 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गिर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ कैसा बन गया, एक के बाद एक पवन बढ़ती जा रही है, तो हाई प्रेशर बन गया, कैसा बन गया, हाई प्रेशर बन गया, समझ गए बात को। अब आप देखो ये क्या होती है, पवनें ऊपर उठती है और शोभ मंडल में जाके टेम्परेचर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है फिर ये ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकती, भाई गर्म हुई, गर्म हुई ऊपर उठ गई, कुछ यहां से उठी, कुछ इधर से उठी, इधर से उठी, इसकी पिछली साइड से, चारों तरफ से है ना पृथ्वी तो ऐसे गोल, चारों तरफ से उठी हमारे, ठीक है ना, चारों तरफ से उठी, शोभ मंडल में जाके ठंडी होगी, ठीक है ना। उसके बाद ठंडी होने के बाद फिर इन्होंने पृथ्वी पर ही गिरना चाहा, लेकिन ये उसी जगह पर नहीं गिरी जहां से आई थी, क्योंकि पीछे से जो गर्म हवाएं आ रही है वो लगातार प्रेशर मार रही है, वो क्या कर रही है, वो लगातार प्रेशर बना रही है, यहां से तो लगातार सरफेस गर्म है, हवाएं लगातार उठती जा रही है, ठीक है ना। और हवाएं उठती जा रही है तो इसलिए नीचे नहीं आ पाई, तो साइडों में चली गई, है ना, साइडों में चली गई। जैसे मान लीजिए आप एक बैडमिंटन पर या टेनिस आता है, टेनिस के रैकेट पर आप बॉल को, टेनिस की बॉल को ऐसे ऐसे उछालिए, क्या कभी वो उस रैकेट को फाड़ करके नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, वो या तो रैकेट से इधर गिरेगी या इधर गिरेगी जमीन पर अगर उसे गिरना होगा, लेकिन वो उस जगह पर नहीं गिर सकती। तो ऐसे ही हवा भी वापस इस जगह नहीं गिरेगी क्योंकि पीछे से गर्म हवा प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। और ये इधर गिरेगी, कुछ इधर गिरेगी, तो यहाँ पे लगातार गिरेगी तो कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर, ठीक है ना। कैसा प्रेशर बना, हाई प्रेशर। और इस जोन को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्या बोला जाता है,
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, एक जगह इंग्लिश में लिख देता हूं, एक जगह हिंदी में, ठीक है ना। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है ना। अब हवाएं आपको पता है हाई प्रेशर से कहां चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ को। तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब चलनी तो सीधी थी, लेकिन कोरियोलिस बल की वजह से क्या हो गया, ये हवाएं मुड़ गई, ठीक है ना, ये हवाएं मुड़ करके चली। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हवाएं चली, और इन हवाओं को नाम हमने क्या दिया, तो इन हवाओं को नाम दिया ट्रेड विंड्स। क्या नाम दिया, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, ठीक है। क्या नाम दिया इसको, व्यापारिक पवन, हिंदी में लिख लो व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन नाम भी दिया गया क्योंकि ये वो मार्ग था जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा पुराने समय में व्यापार चलता था, तो इसलिए इन पवनों को हमने नाम दे दिया व्यापारिक पवन, ठीक है ना। और पुराने समय में जो शिप्स होती थी ना, समुद्रों में उतारी जाती थी और देश विदेशों के साथ व्यापार होता था, उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ होता था, ठीक है ना, इंजन नहीं लगा हुआ होता था, और पर्दे बंधे हुए होते थे, और हवा की दिशा से प्लेन पहुंचता था, हवा की दिशा से। तो कई बार हवा की दिशा चेंज होगी ना, तो प्लेन कहीं पहुंचने की बजाय कहीं और भी पहुंच जाता था, ठीक है। तो यहां पर व्यापार होता था और पवनों की दिशा से ही क्या किया जाता था, शिप को रवाना किया जाता था, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया, व्यापारिक पवन नाम दे दिया, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब जरा इतना बताओ, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, फिर आगे बढ़ने का फायदा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम तो हो चुका है इस क्लास का, चलो 5-10 मिनट में देखते हैं, अब इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है। अब इस लो प्रेशर से भी क्या होगा, हवाएं उठेंगी, ठीक है ना, इस लो प्रेशर से हवाएं उठेंगी और कहाँ जाएंगी, यहाँ से उठेंगी कुछ हवाएं, है ना, यहाँ से हवाएं उठेंगी। ठीक है भाई, यहाँ से कुछ हवाएं लो प्रेशर है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठेंगी, कुछ गिरेंगी यहाँ, कुछ तो गिरेंगी कहाँ जाकर के, यहाँ जाकर के गिरेंगी, और कुछ गिरेंगी यहाँ करके, है ना, यहाँ करके गिरेंगी, तभी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हो। ऐसे यहाँ से भी कुछ हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, लो प्रेशर है, ठीक है ना, और कुछ गिरेंगी कहाँ जाकर के, तो कुछ गिरेंगी इस हाई प्रेशर पे जाकर के, ठीक है ना, कुछ इस हाई प्रेशर पे जाके गिरेंगी और कुछ गिरेंगी यहाँ करके, ठीक है, यहाँ करके गिरेंगी। और हवाएं कहां से कहां चलेगी, तो हाई से लो, ठीक है ना, हाई से लो की तरफ, ठीक है ना। अब कुछ पवने यहां से भी चलेंगी, ठीक है। अब जितनी ऊपर जाती रहेगी कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता रहेगा, और उतनी ज्यादा हवाएं क्या होती रहेंगी, उतना ज्यादा तिरछी होकर के चलेंगी, उतनी ज्यादा, समझ रहे हैं बात को। तो जितना कोरियोलिस बल बढ़ता जाएगा, ठीक है, हवाएं भी उतनी नीचे की तरफ चलती जाएगी, ठीक है ना, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर, ठीक है। और यहां से हाई की तरफ कहां, वापस से लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर की तरफ, ठीक है, वापस से लो एयर प्रेशर की तरफ, और मुड़ के चलेंगे हवा, और ज्यादा मुड़ के चलेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में। और नीचे भी ऐसे मुड़ करके चलेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, नीचे भी बहुत ज्यादा मुड़ करके चलेंगे हवा, ठीक है भाई, और मुड़ करके। इन हवाओं को नाम क्या दिया जाता है, इन हवाओं को कहा जाता है वेस्टर्लीज। क्या कहा जाता है, वेस्टर्लीज। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवन, क्योंकि पश्चिम की दिशा में चलती है ना ये, पश्चिम दिशा की ओर चलती है, पश्चिम की तरफ, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिम दिशा से चलती है, ठीक है ना, पश्चिम दिशा से।
तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वेस्टर्लीज, पछुआ पवने। तो इन्हें बोला जाता है वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, ठीक है ना। और ये पवने क्योंकि ध्रुवों से आ रही है तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। इन्हें क्या बोला जाता है, पोलर यानी कि ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। अब हाई प्रेशर बेल्ट के नाम बता देता हूं मैं आपको, ठीक है एक बार और। तो ये क्या था आपका, ये लो प्रेशर बेल्ट था ये वाला। इसका नाम क्या है इस लो प्रेशर बेल्ट एरिया का, तो इसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, उप ध्रुवीय, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट में 80 से 90 डिग्री में बन रहा है उसको क्या कहते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या कहा जाता है, 80 से 90 डिग्री को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, उच्च वायु दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो संवहनीय धाराएं थी, ये थी कन्वेक्शनल करंट्स, जो धरातल गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर की तरफ उठती है उनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल या संवहनीय धाराएं। अब इन कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, हाँ तो उसका नाम था हेडली, ठीक है ना। इसलिए इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है, हेडली सेल के नाम से, हेडली सेल के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में कह सकते हैं हेडली कोशिका, हेडली कोशिका। हेडली साइंटिस्ट ने बताया था, जो यहाँ 0 से 5 डिग्री डोल्ड्रम क्षेत्र से उठती है, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र से उठती है, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा जाता है, हेडली सेल या हेडली कोशिका, उन संवहनीय धाराओं को। तो उन संवहनीय धाराओं को हेडली सेल या हेडली कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाली पवनें थी इनको क्या कहा जाता है, ये वाली पवनों को इनको कहा जाता है फेरल सेल। इसके बारे में फेरल ने बताया था, इनको कहा जाता है फेरल सेल। इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था फेरल ने, फेरल सेल, ठीक है ना। और इनको कहा जाता है पोलर सेल, ये जो थी हाई प्रेशर बेल्ट में, ठीक है ना, इनको पोलर सेल, ठीक है भाई। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र से जो संवहनीय धाराएं उठती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हेडली सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेडली सेल। क्वेश्चन उठेगा जो ऐसी संवहनीय धाराएं जो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी से उठती हैं ऊपर की तरफ, सौरमंडल की तरफ, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, फेरल कोशिका। किस नाम से, फेरल, क्योंकि फेरल साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, हेडली साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है भाई। तो ये होगी आपकी परमानेंट विंड्स, ठीक है ना। इस ग्लोब पर ये सारी होगी आपकी क्या, परमानेंट विंड्स, ठीक है। अब कल सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, डोल्ड्रम या इसे आईटीसीजेड बोला जाता है, क्या है, इसमें हवाएं नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, ये एरिया प्रतिदिन वर्षा प्राप्त करता है, क्यों करता है, उस सब पे कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए आज की क्लास में, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे।